हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग गोविंद पांडे की एक नई श्रृंखला इस चैनल के माध्यम से प्रारंभ कर रहे हैं। गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की पुस्तक की बात की जाए तो हिंदी साहित्य के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगर हिंदी साहित्य के किसी भी प्रश्न पत्र को हम उठाकर देखें तो गोविंद पांडे की पुस्तक से हमें 60 से 70% प्रश्न वहीं से मिल जाते हैं और बाकी जो 30% होते हैं कहीं ना कहीं उसका आधार भी गोविंद पांडे में छुपा रहता है, जिसके आधार पे हम वो 30% भी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये किताब बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है सभी के लिए। और सामने हमारे टीजीटी, पीजीटी और एकलव्य मॉडल स्कूल जिन्होंने हिंदी साहित्य से भरा है, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी हायर की परीक्षाएं सामने हैं। तो इन सभी के मद्देनज़र इसी चैनल पर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो पुस्तक है, क्योंकि वो भी अभी बहुत उससे भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसकी एक श्रृंखला प्रारंभ की गई है। 2 वीडियो ऑलरेडी उसके अपलोड कर दिए गए हैं और तीसरी वीडियो भी उस पर कल तक अपलोड कर दी जाएगी। तो उसी कड़ी में हमने गोविंद पांडे को भी साथ साथ प्रारंभ किया है कि एक तरफ साहित्य के इतिहास को भी पढ़ते चलें और एक तरफ जो है फैक्चुअल नॉलेज जो कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स को भी देखते रहेंगे तो हमें मतलब हमारी समझदारी, हमारी समझ और अच्छी विकसित होगी, जिससे परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रख के हम गोविंद पांडे आज से प्रारंभ कर रहे हैं और इसको जितना जल्दी कवर कर लिया जाए ताकि आगामी परीक्षा के लिए हम पहले से ही तैयार रहें। ठीक है, तो चलते हैं कि इसके आमुख की तरफ, क्योंकि पता है आमुख बेहद महत्वपूर्ण होता है। वो पुस्तक पूरी किताब का एक तरीके से सार बिंदु होता है आमुख। प्रियम्बल, अगर प्रस्तावना की बात करें संविधान में, तो हमारे संविधान की जो पुस्तक है उसके भीतर क्या क्या चीज़ें हैं उसका सार हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है। तो उसी तरीके से जो 2 शब्द लिखे गए हैं ये भी सार है उस किताब को समझने के लिए। तो चलते हैं कि साहित्य और भाषा का अन्योन्याश्रित संबंध है। साहित्य किसे कहते हैं? तो शब्द एवं अर्थ के सहभाव को हम साहित्य कहते हैं। साहित्य सृजनशील एवं रचनात्मक प्रक्रिया है, जबकि भाषा सृजनशील एवं रचनात्मक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति का साधन है। और एक बात और भी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए, या चाहे वो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी न हो, हिंदी का भी विद्यार्थी हो या सिर्फ वो विद्यार्थी हो, हमेशा उसे शुद्ध पढ़ना चाहिए। शुद्ध पढ़ेगा तभी वो शुद्ध आंसर भी करेगा। जैसे अगर परीक्षाओं में आप देखें तो वाक्यों को शुद्ध करने या शुद्ध शब्द छांटने के लिए प्रश्न आता है, तो हमेशा उसे कोशिश करनी चाहिए कि वो शुद्ध बोले, शुद्ध पढ़े। ठीक है, आचार्य भर्तृहरि का एक कथन है कि भाषा ज्ञान को प्रकाशित करती है। वाग्रूपता चेन्निष्क्राम देवबोधस्य शाश्वती, न प्रकाशः न प्रकाशेत साहि प्रत्यवमर्शिनी। साहित्य ज्ञान का संचित कोश होता है और भाषा ज्ञान संचयन का माध्यम। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है। साहित्य एवं भाषा के 1000 वर्षों के इतिहास के तथ्यात्मक अध्ययन की यात्रा काफ़ी दिलचस्प है। इतिहास लेखन कठिन एवं श्रम साध्य प्रक्रिया है। वस्तुनिष्ठता और प्रामाणिकता इसकी अनिवार्य शर्त है। इतिहास लेखन की अनिवार्य शर्त की बात करें तो क्या है? वस्तुनिष्ठता और प्रामाणिकता, ये दोनों उसके अनिवार्य शर्त हैं। इतिहास में बिना तथ्यों को निर्गत किए विचारों एवं सिद्धांतों की लकीर खींचना सर्वथा कठिन है। वस्तुतः साहित्य और भाषा का इतिहास भी इन्हीं कठिनाइयों से विकसित हुआ है। हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी तथ्यों की प्रामाणिकता के संदर्भ में हमने अपनी प्रथम पुस्तक हिंदी साहित्य एक वस्तुनिष्ठ इतिहास की भूमिका में संक्षेप में चर्चा की है, जिसका उल्लेख करना यहाँ समीचीन प्रतीत हो रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्लेग की चुड़ैल जो कहानी है 1902 को मास्टर भगवान दास का लिखा बताया, जबकि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो संपादित इतिहास की पुस्तक है तो इसमें इसका लेखक भगवान दीन को माना गया है। शुक्ल जी ने नई धारा प्रथम उत्थान में खड़ी बोली की कविता दशरथ विलाप को अंबिका दत्त व्यास का लिखा बताया और नगेंद्र ने इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र का माना है। इसी क्रम में शिवमंगल सिंह सुमन कृत मिट्टी की बारात को डॉक्टर नगेंद्र ने त्रिलोचन की रचना होने की बात
लिखी है। तो तथ्यगत विसंगतियों के साथ साथ रचना के प्रकाशन वर्ष, लेखकों की जन्म मृत्यु संबंधी तिथियों में भी अनियमितता है। कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। तो शुक्ल जी के यहाँ पे ये क्लियर भी करूँगी कि शुक्ल जी की पुस्तक को आधार ग्रंथ माना जाता है। तो कोई भी तथ्य शुक्ल जी की पुस्तक में अगर दी हुई है तो उसे सत्य माना जाएगा, परीक्षा में भी उसको सही माना जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 साहित्य के इतिहास ग्रंथों की रचना की है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास में अलग अलग ढंग से तथ्य प्रस्तुत किए हैं। जैसे रामानंद के 12 शिष्यों के नाम में अंतर है, नामदेव की जन्म तिथि में अंतर देखने को मिलेगा, और नूर मोहम्मद की रचना तिथि क्रम में भी हमें अंतर दिखाई देगा। बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में कई तथ्यों को दूसरे ढंग से ही प्रस्तुत किया गया। जैसे इन्होंने अपनी पुस्तक में एक दोहा उद्धृत किया है जो निम्न है कि सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, बिधना ऐसे रैन कर भोर कभी ना होए। इस दोहे को बच्चन सिंह ने अमीर खुसरो का बताया है। और देश की मानक परीक्षा यूजीसी दिसंबर 2012 के तृतीय प्रश्न पत्र के 7वें प्रश्न में उक्त दोहे के रचनाकार का नाम पूछा गया था। तो यूजीसी द्वारा जो आंसर की जारी किया गया उसने भी अमीर खुसरो को ही इसका लेखक माना है, इसका रचनाकार माना है, किंतु यह तथ्य जो है वो पूर्णतः संदिग्ध है। डॉक्टर इकबाल अहमद और डॉक्टर हरदेव बारी ने उक्त दोहे को शेख सरफुद्दीन अली कलंदर को बताया है जो अमीर खुसरो का समकालीन था। डॉक्टर इकबाल ने पर्याप्त तथ्य देकर इस बात की पुष्टि भी की है। डॉक्टर गोपाल राय के हिंदी उपन्यास का इतिहास, ये प्रारंभ में हमें कौन कौन सी रचनाएं मिल गई और ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सब भी सीधा सीधा पूछ देता है कि हिंदी उपन्यास का इतिहास के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथों का नाम और उनका सन पूछ देता है, शुक्ल जी का, बच्चन सिंह का, ठीक है। तो ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट हो गया। हिंदी कहानी का इतिहास में दिए गए रचना प्रकाशन तिथियों को अन्य इतिहास ग्रंथों से मिलाने पर तमाम अंतर्विरोध दिखाई पड़ते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित सप्तक तथा प्रचलित इतिहास ग्रंथों में कवियों की जन्म तिथि आदि में भी अंतर मिलता है। दूसरा सप्तक में जो शकुंत माथुर हैं उसे अन्य इतिहासकारों ने शकुंतला माथुर बना दिया है। नाम परिवर्तन का प्रवर्तन किस इतिहासकार ने किया यह कहना कठिन है। विभिन्न इतिहास ग्रंथों में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन वर्ष, संपादकों के नाम आदि में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। शुक्ल ने राजा लक्ष्मण सिंह के पत्र प्रजा हितैषी की प्रकाशन वर्ष संवत 1919 संवत 1861 ईस्वी माना, और नगेंद्र रामचंद्र तिवारी प्रभृति सिद्ध विद्वानों ने इसका प्रकाशन वर्ष 1855 माना है। इसी प्रकार नगेंद्र ने और डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के हिंदी गद्य साहित्य में ढेरों अंतर्विरोध हैं। डॉक्टर तिवारी ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पत्रिका, अब ये यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मिली कि गुलेरी जी की पत्रिका का नाम क्या है, तो समालोचक है, का प्रकाशन वर्ष 1924 लिखा है, जो वास्तविकता से 22 वर्ष आगे है, क्योंकि ये इसका प्रकाशन 1902 में जयपुर से माना जाता है। ठीक है। प्रस्तुत पुस्तक में साहित्य एवं भाषा के इतिहास व स्वरूप की तथ्यात्मक असंगतता को दूर करने का सार्थक प्रयास किया गया है। भाषा, साहित्य एवं व्याकरण के ऐतिहासिक तथ्यों को रोचक शैली के साथ वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध ढंग से निरूपित किया गया है। भाषा के अर्थ, उत्पत्ति और आदिकाल से लेकर समकालीन हिंदी के विकास व स्वरूप को यथासंभव प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। और भाषा विज्ञान और काव्यशास्त्र को भी पुस्तक में समाविष्ट किया गया है। हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति, व्याकरणिक स्वरूप, नागरी लिपि और बोलियों को सुव्यवस्थित और सुसंगठित रूप में व्यक्त किया गया है। ठीक है। बाकी उसके बाद उन्होंने किसके सहयोग से इन्होंने ये पुस्तक लिखी है उसके बारे में दिया गया है। तो इसमें इतना ही, ये विषय सूची है। और चलते हैं आज के पहले अध्याय की तरफ। विषय सूची के बाद पहला जो अध्याय है उसका नाम है भाषा। तो भाषा पे चलते हैं, क्योंकि भाषा से भी प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है। भाषा की अगर बात करें तो ये किस धातु से निष्पन्न है, तो ये संस्कृत के भास धातु से निष्पन्न है। पहला तो यही इम्पोर्टेंट है कि भाषा संस्कृत के किस धातु से निष्पन्न है, तो भास धातु से। इसको आप लोग एकदम रट लीजिएगा, जिसका अर्थ क्या है, भास व्यक्तायाम वाची अर्थात व्यक्तवाणी, भाष्यते व्यक्त वाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा
जो दी है, चलते हैं उसको देखते हैं। तो भारतीय विद्वानों में पहला नाम पतंजलि का आता है। उन्होंने भाषा के संदर्भ में क्या कहा है और ये पूछा भी जाता है, इसलिए ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तावाची वर्णा येषा त इमे व्यक्तवाचा, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। ठीक, जो जिस वाणी को हम वर्णों में व्यक्त करते हैं उसे भाषा कहते हैं, पतंजलि ने कहा। तो कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। ठीक है, तो इसमें टेक्निक है, ये मेरा अपना इजाद किया हुआ है कि इसमें आप कोई शब्द पकड़ लीजिए कि उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य अपने विचार को दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार समझ सकता है। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच, ये हमने जब हम परीक्षा दे रहे थे तो हमने ऐसे ही याद किया था कि एक एक की पॉइंट पकड़ लेते थे। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए जो व्यक्त ध्वनि संकेत हम व्यवहारित करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, और अब मंगलदेव शास्त्री क्या कहते हैं, तो भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयव, अब यहाँ उच्चारणोपयोगी शरीर अवयव से ये आपका की पॉइंट हो गया, यहाँ पकड़ लीजिए उसको, किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, ठीक है, करता है उनको समष्टि रूप से हम भाषा कहते हैं। तो सुकुमार सेन क्या कहते हैं कि अर्थवान कठोदगिण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। और भोलानाथ तिवारी का तो जो ये परिभाषा ये बार बार पूछा जाता है कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। इतने लंबे लंबे सेंटेंस तो याद करना मुश्किल है, तो हमेशा कोशिश करिए कि उसके की पॉइंट्स को पकड़िए। की पॉइंट्स पकड़ लेंगे तो आपके लिए वो सरल हो जाएगा। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा क्या कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय, सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। और डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुड़े क्या कहते हैं कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भाव तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। अब यहाँ पाश्चात्य विद्वानों का जो मत है वो भी देखते चले कि मैक्स मूलर क्या कहते हैं कि भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरे पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना चाहिए। तो हेनरी स्वीट की परिभाषा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। क्रोचे कहते हैं कि भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त किया जाता है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद है, तो यहाँ से आप इसको पकड़ लीजिएगा। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है और ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राहा, श्रोतग्राहा और स्पर्शग्राहा। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राहा प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है, ये वांद्रे ने कहा। यहाँ से आप ये तीनों की पॉइंट्स को पकड़ लीजिए। ओत्तो ये पर्सन क्या कहते हैं, बाकी सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर देखना जरूरी है कि मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही हम भाषा की संज्ञा देते हैं। और गार्डिनर कहते हैं कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। ब्लॉक तथा ट्रेगर कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। और श्रुतेत्वा कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े वीडियोस नहीं बनाना चाहती हूँ ताकि देखने वाला भी बोर हो जाए, तो कम में ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश करनी चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ, जैसे भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत और प्रवर्तक, और उसके बाद है कि भाषा के संदर्भ में उसकी विशेषता और प्रवृत्तियाँ देखेंगे। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।